अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज तो डिबेट बड़ी क्रिटिकल है क्योंकि जो हमारे फाइनेंसियर्स हैं मुल्क के एक्सचेकर्स वो बता रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 45 दिन रह गए हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के। अब बात आती है ये रिजर्व्स हम किस तरह आगे इसको रिप्लीट करें क्योंकि ये तो डिप्लीट हो रहे हैं। और जो मेन चीज़ ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने जो 3.8 मिलियन डॉलर्स जो पे किए पेट्रोलियम के जुलाई में उसका इफेक्ट पड़ा है कि डॉलर ऊपर चला गया, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये डॉलर नीचे आ जाएगा। अच्छी बात है। द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि आपका और मेरा क्या फर्ज है। जितना डॉलर पाउंड येन और जो आप बाकी करेंसीज हैं आप वापस पाकिस्तान में भेजेंगे, इस वक्त आपका अपना भी फायदा होगा लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी इकट्ठा हो जाएगा। अब ये करेगा कौन? ये आई थिंक ये नेशनलिज्म जिसके अंदर है वही करेगा। बैन कंटिन्यू रहेगा गाड़ियों के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर एंड सो ऑन फोर्थ। इंपोर्ट्स को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कम डाउन करें, लेकिन इस वक्त हमारी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन आ रही है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान ये किस लाइन पे टो कर रहे हैं। ये अपने इन्होंने परसों भी कॉन्फ्रेंस की, फिर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज ही ट्राइंग टू प्रूव? साथ उस्मान तकी साहब गए, एक 12 मेंबर डेलीगेशन टीटीपी से बात करने के लिए, ये भी हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले 53 का मेंबर का गया जिसको फजलुर रहमान साहब लेके गए, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। सबको पता है हमारे पैनल के व्यूज क्या हैं, लेकिन मैशत के ऊपर एज ऑलवेज हमारे पास सलीम बुखारी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब एंड जावेद इकबाल साहब तीनों बैठे हैं। और मैं आपसे शुरू करता हूँ एज ऑलवेज बुखारी साहब, 45 दिन है, क्या करें? बहुत शुक्रिया आपका पीजे। गुजारिश ये है कि आज की मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने मेरे ख्याल से बड़ी दो टोक गुफ्तगू की है। उन्होंने नाम ले लेके इमरान खान न्याजी साहब को उन्होंने यानी मुखातब किया और उनको एक एक करके बताया कि आप तबाही की क्या बुनियादें रख के गए और कितनी बर्बादी आपके 4 साल दौर में हो चुकी थी। यानी दूसरे मानों में आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये ब्लेम जो आप हम पर डाल रहे हैं इसके आप हमसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। मैं कहता हूँ एक एक तरीके से जितनी डिटेल्ड गुफ्तगू उन्होंने की और जिन मेजर्स का उन्होंने जिक्र किया कि हम ये इक़दाम अब करने जा रहे हैं जिससे डॉलर आएगा ज़्यादा और बाहर मुल्क से कम जाएगा, ये बाकायदा एक स्कीम है। इसके साथ साथ उन्होंने टैक्स के हवाले से गुफ्तगू की कि मैं जिन दुकानदारों को टैक्स लगा रहा हूँ उनकी बड़ी बड़ी वो है, मैं उनसे माजी का कोई हिसाब लेने के लिए तैयार नहीं। मैं उनसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कहाँ से सरमाया लाए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे साल के 36,000 रुपये दे दें आप, विच मीन्स 3,000 रुपये गालबन एक महीने का, विच इज़ नथिंग। अगर वो नेट में आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी जो है वो हुकूमत को अवेलेबल होगा। तो मैं मुफ्ता इस्माइल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा अहम इसलिए समझता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी से भी इनकार नहीं किया। उसने कहा हाँ हमने ये किया, हमसे ये हुआ, हमसे ये हुआ, लेकिन अब हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप ये करके गए थे। ये जो एक तस्वीर सामने वाजे हो गई है ना पीजे, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक आम आदमी को भी समझने में आसानी होती है कि ख़राबी कहाँ है। लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक सबसे खूबसूरत पहलू था वो ये कि ही वॉज़ वेरी ऑप्टिमिस्ट। उसने ये कहा कि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल पास नहीं हैं और अल्लाह करेगा कि डिफ़ॉल्ट हम कभी नहीं होंगे, और क्यों नहीं होंगे उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं उसकी भी तफसीर उन्होंने बताई। जो शेख रशीद साहब हैं जो बहुत बड़े इकॉनमिस्ट हैं, शायद गालबन वो IMF के शायद प्रेसिडेंट रह चुके हैं साहब का, वो फरमा रहे हैं कि जी 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। एक तो ये कि उनके पास क्या सोर्स है ये बात करने का, क्या उनका ताल्लुक़ है फाइनेंसिस के साथ, वो अपनी जगह उन्होंने तो सिर्फ कोई ना कोई बयान देना होता है इस कॉन्टेक्स्ट के बगैर कि वो ठीक है या नहीं है। ताहम उनका भी जवाब उन्होंने बहुत उससे दिया है। महंगाई आज भी इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और महंगाई में इजाफा ही इजाफा होता चला जा रहा है। 13.6 पे लिया था इन्होंने, 38 पे पहुंचा हुआ है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आवाम को रिलीफ अगर नहीं मिलेगा तो चीखें निकलेंगी और चीखें निकलेंगी तो इक़्तिदार को जो है वो थोड़ा सा हिलाएंगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप आवाम के रिलीफ के लिए जितनी जल्दी इक़दाम कर सकें करें। हमने देखा ये कि सैलाब के हवाले से जो तबाही हुई है ख़ास तौर से बलूचिस्तान की, उसके लिए जो पैकेज अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो मेरे ख्याल से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिनके घर गिरे हैं, कच्चा घर बनाने में 5 लाख से ज़्यादा पैसा आज भी नहीं लगता, जिनके घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा उनको 2 लाख दे रहे हैं, जिनकी खुदा न खास्ता अमवात हुई हैं उन्हें 10 से 20 लाख तक दे रहे हैं। यही कर सकती है ना एक हुकूमत। हुकूमत ज़िंदगियाँ वापस नहीं ला सकती।
जो फेलियर है हुकूमत का और कंसिस्टेंट रेगुलर हुकूमत का, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का, वो ये है, कल भी मैंने बात की थी, जवेद ने भी बात की थी कि इन एंटिसिपेशन के अगर फ्लड आएगा तो क्या होगा। ये बात तो कम से कम 6 महीने पहले बता दी गई थी कि इस दफ़ा का मानसून जो है वो विल बी मोर देन एवरेज। लेकिन हमारे, चाहे वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, चाहे वो कोई भी अदारा है, चाहे वो DCs हैं जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, किसी ने कुछ करके नहीं दिया इन एंटिसिपेशन। बिल्कुल सही कहा आपने बुखारी साहब। लेकिन इफ्तिखार साहब, हम तो टांगा पट्टी पे चल रहे हैं, टांका लगा दो, पट्टी लगा दो, एंड दैट्स हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। फिर ये पता नहीं आप बातें ऐसी क्यों करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। लगता है कि कल ही आप पाकिस्तान में आए हैं और कल ही से आपने पाकिस्तान देखा। अभी तो आई नहीं है। ये देखें, ये जो मामला है कि 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं, किसने बताया उनको? उनका कौन सा दोस्त साबिक गवर्नर स्टेट बैंक है, वो किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जहाँ पे इक्तिसादी तालीम उन्होंने हासिल की हो, कौन सी मिनिस्ट्री उनके पास थी फाइनेंस की जिस पे उनकी नज़र से ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर गुजरे हों माजी में, ताकि उनको कुछ ट्रेनिंग होगी हो। इस मुल्क को तबाह करने के लिए ऐसे बयानात रोज़मर्रा जो दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं है और ना ही पाकिस्तान के गरीब आवाम की भलाई के लिए कुछ किया जा रहा है, उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। मसलन एक नई गवर्नमेंट पंजाब में आई है, सबसे पहला काम पंजाब में आके उन्होंने ये किया कि एक प्रोजेक्ट है जो लोगों से ज़मीनें छीन के 1894 के कानून के मुताबिक खरबों रुपए के जो मालिक लोग हैं उनको देने का फ़ैसला किया गया कि वो वहाँ पे डेवलप करें, घर बनाएं, जो मर्ज़ी करें, खरबों को खरबों में से ज़रब दे लें। इसके लिए पहली मीटिंग उन्होंने की जनाब। मेरा ये ख्याल था वो पहली मीटिंग करेंगे कि जो कीमतों में इजाफा चल रहा है पंजाब के अंदर, उसको कैसे कंट्रोल करना है, इस पर ब्रीफिंग लेंगे, इस पर कमिश्नर्स को बुलाएंगे, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स को बुलाएंगे और कहेंगे भाई ये तो मेरे लिए चैलेंज है। अब बताएं, जब आप रूडा की जो इशू है जिसके ऊपर 11 निकाती वेरिफिकेशन के लिए 11 निकाती रिक्वायरमेंट थी कि भाई इसका स्टडी किया जाए, इसका फ़ायदा होगा या नहीं, उस पर तो आप बैठ जाते हैं, लेकिन कीमतों के ऊपर आप ब्रीफिंग लेने को तैयार नहीं हैं। तो बातें आप 100 करें जो आप जो करते हैं, जब तक ये फ़र्क नहीं ख़त्म होगा, जब तक ज़िम्मेदारी का ये एहसास नहीं होगा कि कीमतों को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है या एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे खरबों रुपए कमाने वालों को फ़ायदा होगा, उसकी तफसील जानना और उसके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट मांगना और उस पर अहकाम जारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये है मेरा सवाल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने फरहाद साहब। लेकिन जावेद, जहां हमारा ये चैनल भी है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट, यहाँ कैंपस में सुना है, मुझे तो रिपोर्ट मिली है कि वो छापे मार रहे हैं और वो पुलिस फोर्स आके यूज कर रहे हैं। तो फिर हम किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आज? इसी के इमरान खान प्रचार है ना, आज उन्हीं की पुलिस है, आज उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है, उसी के आशीर्वाद से पुलिस ये प्लान कर रही है ना, तो कर ले, कोई बात नहीं, जो होगा फिर अल्लाह वारिस है। अगर ये पुलिस स्टेट इमरान खान बनाना चाहता है या परवेज़ लाई बनाना चाहता है, जो कानून और अदालतों से भी ऊपर है, जो इलेक्शन कमीशन पे क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए तो करते हैं कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनको हुक्मरानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यही कहते थे ना कि मेरे अपनी मर्जी का अब लेके आया हूं। तो आप देखिएगा, अब अगर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी इंक्वायरी करेंगे, आज उसी इलेक्शन कमिश्नर की ऐसी की तैसी पे है। क्या जो आज आपने तबादले किए वो सारे के सारे करप्ट और बेईमान लोग थे? अगर वो करप्ट और बेईमान थे तो आप उनको घरों में क्यों भेज रहे हैं? अगर आज पुलिस दीवारें फैलांगेगी तो आज की पुलिस जायज है, और जिसने कल फैलांगी थी वो गलत है। वाह इमरान खान साहब, इस दोगली पॉलिसी से निकले। उनकी डायरी में उन्होंने नाम लिखे हुए हैं उनके, ये प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं है ना। आपने जो बात की, परवेज लाई साहब से क्वेश्चन ये किया जाए, पहले दिन जिस दिन उन्होंने ओथ उठाया, उनके घर के बाहर PHA की 4 गाड़ी हैं, 200 पुलिस के लोग सफाइयां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बन गए।
3 दिन से उधर डेली आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, आपको 200 से 250 लोग पुलिस के लोग हैं। ये गवर्नेंस का मॉडल आप देने इफ्तिखार साहब, आप उनको ये एजुकेट कर जावेद, हर जगह ये हर जो भी आता है इस तरह ही होता है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आपने तो एक रोल मॉडल, एक सेकंड, आपने तो एक रोल मॉडल स्टेट का नक्शा हमें दिया है ना। आपने जो इस अवाम में कल्ट क्रिएट किया है, वो तो कल्ट इस बुनियाद पे किया है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं खर्चे बचाऊंगा, मैं इस गरीब का दर्द रखता हूं, मैं इस मुल्क में इंसाफ लेकर आऊंगा। वो किधर है? वो कल्ट तो क्रिएट कर दिया, ऑन ग्राउंड क्या है? ये बात है पीजे। जावेद मेरे भाई, ब्रेक का वक्त हो गया और आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बाहर लोग ससक के जिंदा रह रहे हैं, रोटी 2 वक्त की नहीं मिल रही, खाना उसके पे, तेल आपका बढ़ गया है, आपका हर चीज, बिजली बढ़ गई है, ये सर्वाइवल मोड पे किस वक्त तक रहेंगे? इस पे बात करें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो देखें, हम सारे प्रोग्राम्स में पूरे पाकिस्तान में रो रहे हैं, अखबारों में, टेलीविजन में, रेडियो पे, महंगाई महंगाई महंगाई, ओके। और लेकिन जब आते हैं वो जो नई गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल ये नई गवर्नमेंट आई है, इंस्टेड ऑफ वो रूडा के ऊपर तुम देखो क्या वो जरूरी नहीं है, क्या वो जरूरी है? और दूसरा, ये जो महंगाई है, इसके ऊपर मैं कहूँगा चीफ मिनिस्टर साहब, आपसे तो हमारी बड़ी उम्मीदें हैं कि महंगाई पे क्यों नहीं बात हो रही और आपने कीमतें कम करने का क्यों नहीं इमीडिएट फैसला किया? खान साहब मुझे आप बताओ। पीछे बात यह है, जो चीज़ तो पंजाब हुकूमत के बस में है ना, उसको वो करनी चाहिए। मैं उनसे पेट्रोल की कीमतों में या बिजली की कीमतों में कमी करने को नहीं कह रहा, डीजल की कीमतों में कमी करने को नहीं कह रहा, मैं खादों की कीमतों में कमी करने को नहीं कह रहा। जो रोज़ाना मार्केट कमेटी से एक 10 रुपए का कागज़ एक प्रिंटेड निकाल के सारे दुकानदारों को दे के आते हैं, रेट लिस्ट जिसको कहते हैं, उस रेट लिस्ट के ऊपर अमल करवाने का तो फ़र्ज़ पंजाब गवर्नमेंट का है और पंजाब गवर्नमेंट की मिशनरी का। अब बाकी तो मैं समझता हूँ बुरे थे, अच्छे लोग नहीं थे, वो तो गलत लोग थे। अब अच्छे लोग आ गए हैं, तो अच्छे लोगों को ये चाहिए कि कम से कम जो कागज़ छाप के 10 रुपये का रोज़ हर रेडी वाले को, हर दुकानदार को दे के आते हो, ये बड़े मज़े की बात है कि जो कागज़ दे के आते हैं उसका ठेका अलहदा दिया जाता है और ठेके हैं, तो कम से कम उस पर अगर चौधरी साहब तवज्जो दें तो मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा फ़ायदा होगा पाकिस्तान में एक बड़े सूबे के रहने वालों को। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये मार्केट इकोनॉमी के नाम के ऊपर जो हर रोज़ एक नया रेट आ रहा है, ये कंट्रोल करें। मैं समझूंगा बंदा आ जाए प्राइम मिनिस्टर लाहौर, ऐसी बातें कर गए हैं कि मुझे हैरानगी होती है। मसलन वो फरमा गए हैं कि जी वो बंद हो गए हैं अपना लंगर खाने, साबिक प्राइम मिनिस्टर, सॉरी भाई वो आए तो बैठे तो वैसे थे जैसे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को ऐसे बैठाया हुआ था जैसे चीफ मिनिस्टर। नहीं वो उनकी पार्टी का मसला है, वो उनकी एक पार्टी है कि अगर कुर्सी के ऊपर कोई विदाउट ऑफिस बेरर नहीं बैठ सकता। ये पता नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ सर। इस मुल्क में जिसके पास ताकत है, जिसके पास डंडा है, उसी की रियासत है। उसकी अच्छी बात है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। स्मार्ट ये है कि रिपोर्टर्स ने जब उन्होंने ओथ उठाया था इस्लामाबाद में तब भी, और आज जब इजलास हुआ असेंबली का तब भी, बार बार उनसे पूछा कि जी आप चौधरी शुजात के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। किसने नहीं कहा? परवेज राय ने। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था मसलन पनाहगाह लंगर के प्रोग्राम के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, बड़े मजे की बात है कि इसके ऊपर पैसा तो लोग देते हैं। कभी भी गवर्नमेंट का पैसा नहीं, कभी भी गवर्नमेंट का पैसा नहीं, और चल रहे हैं, ऑपरेटिव हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसी बातें करते हुए थोड़ा बहुत एहतियात कर लिया करें। फिर हम फिर मैं प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, इमरान खान साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो किसी से मशावरत कर लिया करें, अपने ऐसे दोस्त से जिसको कुछ लेना देना आपसे नहीं है और वो सच बताए। बुखारी साहब जी, अब बात आती है, बुखारी साहब बात आती है कि देखें, इमरान खान वजीर आजम जरूर रहे हैं। द क्वेश्चन इज, जितना पंजाब चलाने पे परवेज इलाही साहब का एक एक्सपीरियंस है, वो इमरान का नहीं है। नाउ द थिंग इज कि इनके अंदर मुशावरत के अंदर, डोंट यू थिंक परवेज इलाही साहब से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप बताएं कि इमीडिएट इन्होंने क्या रिलीफ देना है आवाम? देखिए
जहाँ तक परवेज़ लाई के पंजाब चलाने के तजर्बे का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को उसकी भिनक भी है। उन्होंने बुज़दार को इस मुल्क का वसीम अकरम प्लस बना के जो पंजाब की तबाही की है, मेरे ख्याल से परवेज़ लाई साहब को 3-4 टेन्योर चाहिए होंगे उसको ठीक करने के लिए। ये वो कर पाएंगे कि नहीं, ये तो खैर उनकी स्वाबदीद पर है, लेकिन ये कहना कि उनको पंजाब चलाना नहीं आता है, मैं आखिरी आदमी हूँगा जो ये मानूँगा। पंजाब उन्होंने बहुत आला तरीके से चलाया था, 5 साल उनके जो हैं उसमें बहुत काम हुए थे, यकीनी तौर पे वो लोगों की बहबूद के बहुत काम हुए थे, लोगों को रिलीफ बहुत मिला था अगर वो ये कर पाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, वो चाहेंगे भी तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि 372 के या 342 के हाउस में उनके सिर्फ 10 बंदे हैं, बाकी तो सारी तरीके इंसाफ है। तरीके इंसाफ के लोग उनको करने देंगे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ के नहीं करने, ये तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन उनकी काबिलियत पर, अहलियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन उनकी मजबूरियों को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बात काटी थी खान साहब की। खान साहब इसके ऊपर ज़रूर आप तबसरा करें। नहीं, आपने मेरी बात नहीं काटी। आपको देखिए, मैं तो सिंपल एक बात जानता हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई को आप देखें जितना अर्सा भी वो हैं यहाँ पे, एक काम तो वो कर सकते हैं और मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, ही कैन डू इट। और वो ब्यूरोक्रेसी, आपका क्या इनपुट है? बात यह है कि मैं इफ्तिखार साहब की बात को रिमाइंड इस तरह कराऊंगा कि देखें 70% तो इंटरनेशनल फैक्टर आ गए, उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। 30% तो हुकूमत के अपने पास है ना फैक्टर्स, वो हैं गवर्नेंस के। आप महंगाई तो एक चीज़ है, आप गवर्नेंस में आपका पुलिस का सिस्टम आता है, आपका रेवेन्यू का सिस्टम आता है, आपके सफाई का सिस्टम आता है, आपके पटवारा मार्केट कमेटियों का सिस्टम आता है। उसके लिए तो आपको डॉलर नहीं चाहिए ना, उसके लिए तो आपने तनख्वाहें देनी। डेवलपमेंट अथॉरिटीज का, डेवलपमेंट अथॉरिटी का आप फॉर एग्जांपल अभी सैलाब का टाइम है, अगर परवेज लाई साहब अपने उन कंसर्न डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को सिर्फ इतना ऑर्डर दे दें कि यार अपने इलाके में अगले साल जहां जहां मोस्ट इफेक्टिव एरियाज हैं, इफेक्टेड एरियाज हैं, उसकी एक मुझे प्लानिंग दे दो 5 साल की, कि हर साल हम कितने कितने अब बजट में रख के रिजर्वायर बना लें ताकि हम मैक्सिमम फ्लडिंग से बच जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि एक ये छोटा सा ऑर्डर होगा जिससे आपके अगले 5 साल या 7 साल में जितनी तबाही सैलाब से प्लानिंग तो हो जाएगी ना, उसकी प्लानिंग तो हो जाएगी ना, वो बेहतरी में बदल जाएगी। हाँ, और तो ये है गवर्नेंस जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि इसके लिए अगर परवेज लाई साहब जिसके बारे में आप सब तारीफ कर रहे हैं कि इतना विजन है, तो ये तो एक एस्पेक्ट है। इस तरह के कई और एस्पेक्ट हैं जिसकी अगर वो ठंडे दिमाग से प्लानिंग करें, तो विजन दें, डायरेक्शन दें, डिप्टी कमिश्नर। दूसरी बात है कि लोकल बॉडीज के मामले में वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है कि लोकल बॉडीज का निज़ाम कैसे चलता है, वो महकमा कैसे चलता है, उस महकमे के जिम्मेदारियां क्या हैं और उन जिम्मेदारियों से आवाम को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। अगला ऑर्डर उनका लोकल बॉडी सिस्टम पे आ जाना चाहिए। एक बात और जो नाज़रीन के साथ मुझे शेयर कर लेने दें, आपको वैसे कहनी चाहिए थी, ये जो है ना, ये कर्जे ले लिए, डेट सर्विसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, IMF क्या कर रहा है, ये तो सेंटर की बातें हैं। सूबों का बजट हर साल बनता है और हर साल रिकवरी से वो बढ़ता है और वो खजाना बढ़ता है। और सूबाई सतह के ऊपर आपको काम करने के लिए कहीं से पैसे लाने की जरूरत नहीं है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि जो मैं वही कह रहा हूं कि एक्सप्लेन कर दें। हाँ, आपका देखें 30% जो सूबे का बजट होता है वो मैक्सिमम सरप्लस में होता है। आपके छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं। ये मिफ्ता जो कहता है ना कि 36,000 रुपये दे दो, ये अरब रुपया बनता है। 25 लाख रिटेलर्स हैं, 25 लाख, वो 36,000 रुपये दे दे तो अरब रुपया बनता है। हम देने को तैयार नहीं है। और देखें, चलें, इसमें से साफ पंजाब को भी हिस्सा मिलेगा, पूल में जाएगा सारा पैसा। किसी एक को एक है अवाम, एक है अवाम, एक है हुकूमत। कुछ पीछे कह रहे हैं। मैं इफ्तिखार साहब आपसे ये गरीब को खाना इमीडिएटली आज कहां से देंगे? देखिए पीछे इमीडिएटली तो हमारे पास कोई हल नहीं, किसी के पास कोई सलूशन और किसी के पास नहीं। अगर वो है तो मेरा चैलेंज है, मैं तो कहता हूं किसी के पास एक मोहल्ला चलाने की सलाहियत नहीं है। क्या मैं कह रहा हूं? किसी भी हुकूमत के पास, चारों सूबाई हुकूमतें बशमूल वफाकी हुकूमत ऑफ इस्लामाबाद जिसकी जुडिक्शन में है, उनके पास एक महल्ले को चलाने की सलाहियत नहीं है। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है, पहले भी करता हूं, दोबारा कर रहा हूं। एक मिनट, अब इस चैलेंज को कबूल करें, इस चैलेंज को कबूल करेंगे। जो मेन चीज है, ये इफ्तिखार साहब चैलेंज का मेन चीज ये है कि हम कंटिन्यूटी पॉलिसी कहीं रखते नहीं है। लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट आ रही थी और PTI ने उसको आके डिरेल कर दिया।
जब ये लोकल गवर्नमेंट्स उसका टेन्योर उसका उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। और जब आप ये करते हैं बीच में स्पैनर्स डालेंगे, वेदर इट इज पीटीआई गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट, फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही बात होगी, गरीब का क्या बनेगा। हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद मौलाना फजलुर रहमान, व्हाट लाइन इज ही टोइंग। ये गवर्नमेंट के पीडीएम के साथ भी हैं, उनके प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन साथ साथ एक इनडायरेक्ट थ्रेट भी आ रही है। सो व्हाट इज ही ऑन अबाउट, ये बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए डिबेट के अंदर। बुखारी साहब मुझे बताएं, मौलाना फजलुर रहमान ये जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये क्या वजह है? ये क्या लाइन टॉक है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सबसे ज़्यादा गिला जो पुराना है वो तो ये है कि उनको चूँकि इलेक्ट्रल सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, जिसके वो आदी नहीं थे, इसलिए मुखासमत तो दोनों के बीच है। फिर जनाब इमरान खान साहब का सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो कभी उनका नाम लेके नहीं बुलाते हैं, बल्कि चाहे वो लाख की रैली हो चाहे 10,000 की रैली हो, वो डीज़ल के नाम से उन्हें बुलाते हैं। तो उसके जवाब में ये तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए कि वो उनसे कहेंगे कि मोहतरम किबला व काबा जनाब इमरान खान साहब। वो फिर इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे और उनकी गुफ्तगू बहुत सख्त है। उन्होंने एक तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त गुफ्तगू की है, दूसरा उन्होंने जजेस के हवाले से बहुत सख्त गुफ्तगू की है। एज ए पोलिटिकल लीडर, एज ए लीडर ऑफ ए पार्टी विच इज़ रिलीजियो पोलिटिकल पार्टी, ही हैज़ ऑल द राइट टू पास कमेंट्स। ये इनका काम है, जो मुल्क के बड़े लीडर हैं, कि वो मुख्तलिफ अदारे और ख़ास तौर से जो रियासती अदारे हैं उनकी कारकर्दगी के बारे में रायज़नी करें। पार्लियामेंट के अंदर भी करनी चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर भी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो फितना है जिसका नाम इमरान खान है, सिर्फ इसी को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं, बल्कि वो जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं उसका नामो निशान मिटाना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है। दूसरी बात यह कि जिस तरह मैंने भी शुरू में कहा था और सारी दुनिया कह रही है, ये नहीं हो सकता कि आपने इलेक्शन लड़ना हो तो आपकी मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन ला के लगा दिया जाए जो सिर्फ आपके वोटों के ऊपर ठप्पे लगाए। ये बात जो है ये मौलाना फजलुर रहमान ने भी कही है कि ये जो रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं ये पीटीआई की मुखासमत है, ये मुतासबपन है उनका चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। और उसकी वजह यह है कि चूँकि फॉरेन फंडिंग के ऊपर फैसला आना है, और अब एक और हरकत हम देख रहे हैं कि मैंडेट दे दिया गया है पीटीआई के तमाम फॉलोअर्स को कि वो इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी करें। हमने देखा कि पिछले दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो था वो इनकी शान नज़ूल से लेके और अब तक के ऊपर तबर्रा करना था। ये भी रवैया जो है नाकाबिल कबूल है, इसलिए कि अगर आम हालात होते और आप किसी एक रियासती अदारे के सरबराह के ऊपर तबसरा करें तो ठीक है, लेकिन जब तक आपको वारा खाते थे यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज़्यादा मुहिब वतन कोई नहीं था। आपकी को 25 के करीब वीडियोस जिस वक्त वायरल हैं जिनमें आप उनकी शान नज़ूल में तारीफ़ फरमा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनसे बड़ा डेमोक्रेट जर्नल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आज उसके ऊपर जो आप मीर जाफ़र मीर सादिक से लेके जो तबर्राबाजी कर रहे हैं उसकी वजूहात भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके अलावा जो बात यह है कि वो जो आपने जिस तमतराक से रिज़ाइन दिए थे उसी तमतराक से आप वो थूका चाटने के लिए आमादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपकी तरफ से ये मैसेज मिला है कि जो 11 सीटें जो 11 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं उनके ऊपर आप ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या देर पाइयत है आपके फ़ैसलों में और आपकी बातों में। तो ये सारी बातें जब आप मद्देनज़र रखेंगे तो जो उनके सियासी मुखालफीन हैं वो वही लबो लहजा इख्तियार करेंगे जो ख़ुद इमरान खान साहब का है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप किसी को मातूब नहीं कर सकते। ये टिट फॉर टैट वाला मसला है, ये आपस में इसी तरह सेटल करते रहेंगे। बिल्कुल। तो खान साहब, ये मौलाना साहब को इनको खतरा किससे? ये जो वर्ड कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहें और अगर कोई किसी ने मुदाखलत की तो फिर हमारे पास भी ताकत है, ये वो, इनको किस चीज़ का खतरा है? खतरा इस बात का है कि पूरे के पूरे ढांचे को ख़त्म किया जा रहा है और कोई भी उस ढांचे को बचाने के लिए आगे आने को तैयार नहीं कर रहा। मतलब ये तो बहुत संजीदा मामला है ना कि आप पार्लियामेंट पे हमलावर हो जाए, ठीक है, आपका प्रेसिडेंट अपना काम ना करे, ठीक है, आपके गवर्नर काम ना करें, वो ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दें, वो ठीक है, आप चाहते क्या हैं? तो इसलिए मौलाना कहते हैं कि जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रलिटी एक हद तक होती है, वो न्यूट्रलिटी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। रियासत के ख़ात्मे के लिए न्यूट्रलिटी नहीं हो सकती है। जो रियासती अदारे हैं
अगर उन्होंने भी न्यूट्रल हो जाना है रियासती अदारों के खिलाफ जो तहफ़्फ़ुज़ मुहिम में। चल रही है और उन्होंने उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, तो फिर तो ये दिस विल बी द मोस्ट डेंजरस थिंग टू हैपन इन पाकिस्तान। फिर ये रियासती और नहीं इसकी तरफ मौलाना का इशारा है और मौलाना कह रहे हैं। अब देखिए, मुझे एक बात बताएं, अब क्या टारगेट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को? डराने के लिए किया जा रहा है। और ये जो 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया, 11 पे भाई वापस आओ, असेंबली में आके बैठो। मैं तो कई दफ़ा कह भी चुका हूँ, वहाँ आना भी नहीं है। और ये क्यों है? ताकि रियासती अदारे एक्सपोज हों, कमज़ोर होते जाएं, माशरे के अंदर खिंचाव का जो अमल है वो बढ़ता जाए, नफरतें बढ़ें। ये है सारा खेल। अगर ये खेल नहीं है तो फिर इलेक्शन में क्यों जा रहे हो? फिर बैठे रहो घर में। नो, वो हासिल करना चाहते हैं स्पेस टू क्रिएट प्रॉब्लम। मसलन आज जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, और जावेद ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, वो ठीक है। अगर वो लोग गलत हैं, अच्छे अफसर नहीं हैं, तो आप उनको फारिग कर दें, नौकरी से निकाल दें उनको। हमारे पास 2 मिनट है जावेद। तो फिर मौलाना साहब इलेक्ट भी नहीं होते, पार्लियामेंट के बाहर भी इनकी बड़ी आवाज है, तो ये इलेक्ट क्यों नहीं लोग इनको करते? ये बताए ना मुझे। वो आवाज तो ठीक लगा रहे। देखे ना, वो तो चलो एक दूसरा फैक्टर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपने आप को, जब से ये असेंबली आई है, अपने आप को वो अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ये है कि जब इनको जो अदारों से गिले वाली बात है ना, मैं उस पर आ रहा हूँ कि जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है, उसमें वो समझते हैं कि उनको बहुत सी सर्टन एश्योरेंसेस दी गई। बेस्ड ऑन दोज एश्योरेंसेस उन्होंने सख्त फैसले किए उनकी हुकूमत ने। अब जब टाइम आया तो फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 15 सीटें वो हारे हैं, एक तो उसका उनको तकलीफ है, नंबर 1। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है स्पीकर इसके ऊपर, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पे भी, उस पर भी है, तो वो ये समझते हैं कि जो अब इदारा है वो आज भी इमरान खान को प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि उसको हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बात सादा और सिंपल सा उनका गिला है। अब उस चीज के लिए, और उस चीज के लिए वो अब डेली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो एक, मैं समझता हूँ पीडीएम का एक प्लानिंग एजेंडे के तहत है कि एक बयानिया बनाया जाए, एक तरीकाकार वजह किया जाए कि अगर उनको जल्द अज जल्द या जब भी इलेक्शन में जाना पड़े तो उनके हाथों में, उनके बयानिए में कुछ हो कि हम अदारों के खिलाफ हैं, हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, हमारे साथ ये फैसले हुए जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में गिरे हुए हैं। ये वो वजह है जो इस चीज को मौलाना को एवरीडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने पे मजबूर करती है। आपकी याददहानी के लिए अर्ज करूंगा, वो ये कि मौलाना फजल रहमान सिर्फ इस इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर रहे हैं, वरना उनकी एक पूरी रवायत है। उनके वालिद जो हैं वो भुट्टो जैसे दौर में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, खुद वो 3 असम्बलियों में रह चुके हैं, 4 में, खुद वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं केपीके के, अगर आपको याद हो तो। ऐसी बात नहीं है, नहीं, अदर देन दैट मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो ही इज ए नॉन एंटिटी 10 और वो बाहर बैठ के बलूचिस्तान में। चले इसमें सारी हम बात करते हैं, एक बड़ा हमारे पास टाइम है, इस तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये जो टीटीपी का मसला है, इसमें मेरा पैनल क्या कहता है, लेट्स हियर देम जस्ट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू डीएनए। हमने डिसाइड करना है कि आर वी अ रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या आर वी समबडी कि जो भी एरा गैरा आएगा हम उसे बैठ के बात करेंगे। हमारे साथ जो को बात करता है एज ए रिपब्लिक बात करता है, हम दूसरों से क्यों बात करते हैं? टीटीपी की मैं ये बात करूंगा बुखारी साहब। आई मीन यू प्लीज एक्सप्लेन कि व्हाई डू वी नीड टू टॉक टू देम। देखिए, 2 बातें। एक तो हमें काबुल की गवर्नमेंट जो है तालिबान की, उन्होंने बिट्रे किया है हमें। अगर आपको याद हो, उनकी हुकूमत को फैसिलिटेट करने के लिए जो बुनियादी शर्त थी वो ये थी कि काबुल की हुकूमत टीटीपी को अपनी सरजमीन से ऑपरेट करने नहीं देगी। ये कैटेगोरिक था, ये कोई इबहाम नहीं था इसके बारे में। लेकिन वो ना सिर्फ ये कि काबुल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान के इलाके में आके कितनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। आप हर रोज़ सुनते हैं, शहादतों का तज़किरा भी ISPR की प्रेस रिलीज़ में, और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल, अगर आप मुझसे एज ए पाकिस्तानी पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि जनाब, ऐसी फोर्सेस जो आपकी आर्मी को अटैक कर रही हैं, ऐसी फोर्सेस जो आपके लोगों को शहीद कर रही हैं, उनसे मुज़ाकरात करने की क्या लॉजिक है और क्या अंडरस्टैंडिंग और क्या गारंटीज़ हैं
कि वो मुज़ाकरात कभी कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात होते हैं एंटिटीज़ के साथ, यानी अगर आप काबुल की हुकूमत से मुज़ाकरात करें तो मेरी समझ में आती है, लेकिन एक ऐसी तंजीम जिसकी ना कोई सरजमीन है न जिसका कोई अपना ठिकाना है, उससे अगर आप बात करेंगे तो आप अपने आप को वल्नरेबल कर रहे होते हैं। देखिए 20 साल तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में क्यों रहा? सिर्फ इसलिए कि वो उनसे अमेरिका से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरीके से अगर बातचीत करनी है तो उसके भी तरीके हैं कि पाकिस्तान काबुल की हुकूमत को एंगेज करे और वहाँ आके वो TTP के लोग जो है वो बैठ के अपनी क्यों जी, खासा बात होनी चाहिए या नहीं? नहीं, बस एब्सोल्युटली क्यों नहीं जी। और जावेद, मैं समझता हूँ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन क्यों? अब आइन के दायरा कार में रह के और जब वो पार्लियामेंट आपके की आइन को अप्रूवल के तोड़ रहा है, साथ। आप उसको कैसे ऐसे बात नो करेंगे? नो 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 आइन देखे ना, आपने कहा है तो वो पाकिस्तान के सिटीजन ना, अगर पाकिस्तान किस के तरह citizen है देखे ना, पाकिस्तान अगर आप के? आपकी आर्मी बातचीत को के अटैक कर जरिए रहे हैं। अगर बातचीत के तभी तो जरिए उन्हें आप अगर TTP कहते हैं। बातचीत के जरिए अगर वो आपके आइन को मानने को तैयार हैं नहीं और तैयार। पाकिस्तान नहीं माने तो फिर उनके खिलाफ बिहार में हमें 100 कार्रवाई दफा करनी कह चुके हैं, चाहिए। 100 दफा कह चुके हैं। मतलब आप चाहते क्या हैं कि ये जो मौलाना तकी उस्मानी वगैरह गए हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे, क्या इनकी बेइज्जती कर दें तो फिर आपको यकीन होगा कि वो क्या चाहते हैं? देखिए बस करो मौलाना यार। तकी उस्मानी के साथ जो मुलाकात हुई है, मौलाना तकी उस्मानी उनको कन्विंस करने में तैयार हो गए हैं। हाँ जी, और कि जो APS के कानून है, जो हालात कानून हुआ है, को वो- आप मानेंगे वो कोई गैर इस्लामी नहीं है, आइन क्यों गैर हर इस्लामी नहीं APS को है। भूल जाएं? अगर आपने नहीं APS को मानना, भूल जाएं? नहीं, सारा कोई भूल जाए जी। जो हमारे बहादुर फौजियों ने, नौजवानों ने, जर्नलों ने, कर्नलों ने, कप्तानों ने, मेजरों ने अपना खून दिया पाकिस्तान की सरहदों को बचाने के लिए, हम सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि कुछ लोग बैठे हुए चाहते हैं कि उनके साथ मोहब्बत कर ली है, क्योंकि वो कहते हैं हमने इनको तरबियत दी थी, ये हमारे लिए असासा जात हैं। मुझे तो इस कन्फ्यूजन की समझ नहीं आती कि हमने उनके साथ जंग की है, हमने जानों की। मैं तो बातें कर रहा हूँ ना, बात करनी बड़ी आसान है, लेकिन जान देनी बहुत बड़ी बात होती है। ये उन खानदानों से पूछो जिन्होंने अपने प्यारों की मैयतें वसूल की हैं, उनसे पूछो जाके। चलो उनसे उन्हीं पे रेफरेंडम करा लो, आवाम से रेफरेंडम मत कराओ। उन शोहदा के जो फौजी शोहदा हैं और जो पाकिस्तान के अंदर शहरी मारे गए हैं 80,000, आपके पास उनके नाम एड्रेसेस हैं, आप उनको खुफिया तौर पे रेफरेंडम करा के पूछ लें, डू दे सपोर्ट इट? एंड इफ दे डोंट सपोर्ट इट, फॉर गॉड्स सेक डोंट डू इट। डोंट डू इट। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बुखारी साहब मुझे फाइनल वर्ड्स बताएं कि ठीक है, जो भी हो गया, एक आपके सामने एक बहुत बड़ा सानिया है आर्मी पब्लिक स्कूल का, वो इनोसेंट बच्चे ये जहरीले इंसान आके मार जाते हैं, तो मैं और आप उससे बैठेंगे, बात करेंगे हम? मुझे बताएं। देखें ये बात फिर बहुत दूर तलक जाएगी। हमने तो उसके मेन कल्प्रिट्स को पकड़ा था, वो हमारी फ़ौज की तहवील में थे, फिर वो कैसे रिहा होकर चले गए। एहसानुल्लाह रेफरेंस आपको दे देता हूँ, बाकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इतनी गुंजाइशें उनके लिए पैदा करेंगे तो वो पहले से भी ज़्यादा डेवस्टेशन के साथ हम पर हमलावर होंगे। यही मेरे ख्याल से खान साहब का कहना है, यही मेरे ख्याल से मेजर साहब कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते जो लोग आपके आइन को नहीं मानते, जो लोग आपके लोगों को शहीद कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं हो सकती। जावेद, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट और रियासत एक ऐसी चीज़ है जो डिफाइन करती है कि उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मसले मसाइल क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं और किस हद तक जाना चाहिए। अगर ये लोग स्टेक होल्डर्स हैं तमाम, तो स्टेक होल्डर्स बैठ के इस मामले को तय करें, जो भी फॉरवर्ड लुकिंग फैसला हो सकता है उस पर करें। हर सबको पार्लियामेंटेरियन है ही नहीं है, ये बाहर के हैं, जिरगा के हैं, पार्लियामेंटेरियन। और भाई इनको मैंडेट तो पीछे पार्लियामेंट ने दिया है ना, अगर ये जिरगा गया है तो इसको मैंडेट भी पार्लियामेंट ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, उन्होंने कहा था कि हम इस चीज के हक में, लेकिन फैसला पार्लियामेंट करेगी। मैं तो सिंपल बात जानता हूं कि वो जो लोग जो पाकिस्तान के अंदर मसला फिरना चाहते हैं, अपने मुखालफिन को अभी भी मारने का अमल जारी रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी का निज़ाम लाना चाहते हैं, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। वो मेरी तरह यहाँ पे रहना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं बिल्कुल तो आई एम सॉरी। इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है। I think that's the final word. इफ्तिखार साहब, thank you. बुखारी साहब, thank you. जावेद इकबाल साहब, thank you very much. The question is, ये तीनों का आपने वर्डिक्ट सुन लिया है। प्यार मोहब्बत से रहना है, 100 बिस्मिल्लाह।
अगर आपने हमारे साथ पंगा लेना है तो हमारी फौज काबिल है और बिल्कुल तैयार है आपको नीचे गिराने के लिए। तो ये जिंदगी और मौत का सवाल ये आपके आगे है, आपने क्या करना है। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज।